अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ कानूनी और सियासी खबरों के साथ और उनके मुतालिक जो तजिया है अपना वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक नया स्पिरिट आ चुका है, एक नया जज्बा आ चुका है, जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जनाब जो उनके केसेस हैं वो 3 दिन के अंदर तकरीबन 56% यानी मोर देन 50% परफॉर्मेंस रही है। अर्जेंटमेंट्स कम हुई हैं और इसके अंदर जो तफसील है वो बयान करेंगे। दूसरा एक बात करेंगे कि एक मोमर ख़ातून जो कि जज थी ऑनरेबल जो है वो एपलेट कोर्ट इस अमेरिका के अंदर, जिनकी उम्र 96 साल है, वो वहाँ पर अपने जो है वो मुकदमात और अपील की समाअत करती हैं, लेकिन उनकी कोई याददाश्त पर और उनके कोई नफसियाती जो है वो मसले थे जिनके मुतालिक उनको एक टेस्ट का कहा गया और फिर उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया है। उसके मुतालिक बात करेंगे। तीसरा जो बात करेंगे जनाब, जो चल रहा है नैब के अंदर मामला कि हर दूसरे शख्स जो है उसका मुकदमा खुल चुका है, हर पॉलिटिशियन जो है उसका मुकदमा खुल चुका है। कराची के अंदर एक नैब की जो गाड़ी है वो दस्तावेज़ात भर कर, एक फ़ाइलें भर कर नैब के अंदर आई हैं और नैब की अदालत के अंदर उसने केसेस को थमाया कि जनाब इनके आप केसेस शुरू करें। इसके अलावा एक फ़हरिस्त भी है जो इस्लामाबाद नैब कोर्ट को वसूल हुई है, उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो है मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियंस हैं जिनको दोबारा मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा कि जनाब हमारे जो कौन कौन से टॉप 10 मुनाफा बख्श और हिस्सारा का शिकार इदारे हैं जिनकी फहरिस्त सामने आई है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करनी है जनाब। सबसे पहले बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो मामला जो है बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी 3 दिन के अंदर जो रेशो आई है वो आई है 56% केसेस, यानी अगर 100 थे तो उनमें से 56% केसेस को निपटा दिया गया है। उसके अंदर सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही काबिल सताइश नहीं है, काबिल तारीफ़ नहीं है, बल्कि उनके साथ जो दूसरे ऑनरेबल जजेस हैं वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह से आम एक लिटिगेंट का जो केस है, क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा है कि उसके अंदर सिर्फ सियासतदानों के, चेयरमैन पीटीआई के, ज़ाहिर है वो केस भी सुनने पड़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आम जो लिटिगेंट है उसके तरफ तवज्जो जो है वो कम मबजूल थी, जो कि अब बेहतर हो गई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरफ तवज्जो रख दी है। कौन कौन से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस थे, कौन कौन सी ऑनरेबल कोर्ट है, उनकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। ये कह रहे हैं जी कि 5 बेंचेस ने 313 में से 174 केसेस निपटा दिए हैं। और ये कि अदालत उज़्मा का कहना है कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बेंच में 49 में से 23 केसेस निपटाए हैं। इसी तरह से जो है वो सरदार तारिक के बेंच में जो केस थे वो 87 केस थे और 70 केसेस का फ़ैसला हो गया है। इसी तरह से जो है वो इजाज़ुल एहसन जो है जस्टिस, उनके बेंच के अंदर 54 केस थे जिनका 25 निपटा दिए गए हैं। और फिर जो है उसके बाद जस्टिस याहिया फरीदी के बेंच के अंदर 75 केसेस थे जिनमें से 35 निपटा दिए गए। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोहेल जो थे उनके बेंच के अंदर 48 केस थे जिनमें से 22 निपटा दिए गए। तो ये ओवरऑल जो रेशो निकल रही है ये 3 दिन के अंदर 56% रेशो निकले, जो कि बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको काम करने की तौफीक अता करते रहे, ताकि जो हमारे आम लिटिगेंट हैं, जो निचले कोर्ट्स हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह से रखें। इसी से मुतल्लिक एक ख़बर है अमेरिका के अंदर, जब मैं पढ़ रहा था आज के वीलो के लिए न्यूज़ के क्या करें, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि 96 साल खातून भी जो हैं वो अमेरिका की जज हैं। अगरचे उनके ऊपर कुछ शुबात हैं कि जनाब वो चिड़चिड़ापन है, गुस्से का शिकार रहती हैं और इस वजह से उनको मुअत्तल भी किया गया। और उधर मैं पढ़ के ख़बर जो हैरान हुआ कि एक तो ये कि वो लोग अपने जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके इल्म से फ़ायदा लेते हैं, और प्लस दूसरी बात ये थी कि ये नहीं है कि सिर्फ इल्म से फ़ायदा ले रहे, उनके ऊपर चेक और बैलेंस भी रखा गया है। उनका बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लेते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा दूसरे जो उनके मेडिकल टेस्ट हैं वो भी होते हैं। और तीसरा ये कि उनकी अमले से पूछा जाता है कि जनाब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये काम तेज़ कर रही हैं, हल्का कर रही हैं। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम यही था, इल्ज़ाम तो नहीं कहना चाहिए, शिकायत ये थी कि जनाब वो काम के अंदर बहुत स्लो हैं और अपनी याददाश्त की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ चिड़चिड़ापन भी उनके अंदर है, तो इस वजह से उनको मुअत्तल कर दिया गया। और दूसरा यह है कि उन्होंने
इनकार किया कि जनाब मैं कोई इस तरह के टेस्ट नहीं करवाऊंगी कि मैं जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के सामने पेश हूँ, मैं इनके सामने पेश नहीं होंगी। इस वजह से उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया था, शायद उनकी एक्सटेंशन फिर हो जाए। बात सीखने वाली है, उम्र बढ़ने से जजेस को रिटायर्ड होना चाहिए या उनसे फ़ायदा लेना चाहिए, और अगर हैं तो उनके ऊपर जो है वो कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई जज का नहीं टेस्ट हो रहा होता, उसके घर में क्या मसाइल हैं, वो कोर्ट्स में आकर अपने घरों के मसाइल और उनके गुस्से निकाल रहे होते हैं। तो सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इस तरह का सिस्टम ज़रूर आएगा। अगली जो बात है जी जनाब, नैब के अंदर जो है ना, नैब रेफरेंस से भरी गाड़ी एहतसाब अदालत कराची पहुँच गई। उसके अंदर उन्होंने कहा जनाब ये पकड़ें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकदमा दोबारा समाए हैं, अब वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, उसके अंदर चलेगा। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस पिंग पोंग के अंदर के एहतसाब अदालत केस सुनेगी नहीं सुनेगी, नया कानून आ गया, कानून चैलेंज हो गया, टाइम कितना ज़ाया हो, कितने लोग हैं जिनके एविडेंस ज़ाया हो गए। अगर नैब ने, माफ़ कीजिएगा, अगर नैब ने पानी तो नैब के कितने जो है वो लॉसेस हुए हैं, इन लोगों को सज़ा कैसे मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल जो सामने आया है कि जनाब कोई गवाह फोत हो गया है, कोई जो एविडेंस है वो ख़त्म हो गया, तो अदालतों को फ़ैसले भी जल्दी करने चाहिए ताकि जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसको सज़ा मिल सके। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी कि जनाब एहतसाब अदालत ने जो है वो बढ़ी हुई गाड़ी जो है भिजवा दी है। इसी तरह से इस्लामाबाद जो एहतसाब अदालत के अंदर भी बहाल होने वाले नैब के केसेस की लिस्ट है। उसके अंदर कौन कौन जो है लोग शामिल हैं। 2018 के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, 2018 में दायर हुआ था, आज 5 साल हुए हैं, चल रहा है। 2019 में दायर साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब तो किसी जो है वो उनके ख़िलाफ़ चलते रहते हैं कि अलावा पाक लैंड रेफरेंस के अलावा उनके ख़िलाफ़ 2021 में दायर रेफरेंस भी इस फहरिस्त में शामिल है। उसके अलावा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रेंटल पावर प्रोजेक्ट के अंदर 5 रेफरेंसेस हैं इनके ख़िलाफ़। इसके अलावा फ़रज़ाना राजा साहिबा हैं, एजाज़ हारून हैं और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जिनकी फहरिस्त जो है वो शामिल है। लेकिन सवाल फिर वही है, इतने ज़्यादा आपने रेफरेंस फ़ाइल किए हुए हैं, अदालतों को इक्विप करना चाहिए कि वो मुकदमात का फ़ैसला जल्दी कर सकें। अगर ये मामला तवालत का शिकार रहेंगे, एविडेंस ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर आगे फिर कहते हैं जनाब हम दूध के नहाए हुए हैं, हमारे खिलाफ तो कोई मामला ही नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल होती है, मामलात के अंदर इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सदाकत भी होती है। तो लिहाजा जो सदाकत पर मबनी केस है उनको डिसाइड होना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी खबर है कि 10 मुनाफा बख्श और 10 खसारे वाले जो पाकिस्तान के महकमे हैं उनकी फहरिस्त सामने आ गई है, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो जी सबसे पहले आपके नुकसान पहुंचाने के लिए कोयटा इलेक्ट्रिकल सप्लाई है को नंबर 1 करार दिया गया है, जिसके साल 2020 में से नुकसानात 108 अरब 50 करोड़ रुपये, बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद NHA दूसरे नंबर पे है, 94 अरब 30 करोड़ रुपये हैं, और जबकि पाकिस्तान रेलवे के नुकसानात 50 अरब रुपये हैं। इस तरह से सखर इलेक्ट्रिक के नुकसानात 40 अरब रुपये हैं, ये 5वें नंबर पे आ रही है। जबकि PIA के साल 2020 में नुकसानात 36 अरब रुपये हैं। ये महकमे बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये भी एक सवाल है। दस्तावेज़ के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी 21 अरब रुपये और स्टील मिल के नुकसानात 20 अरब रुपये, जबकि हेस्को के नुकसानात 17 अरब हैं। इस तरह से PSO के 14 अरब के हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक के टर्मीना भी तकरीबन 14 अरब का लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो टॉप पे जा रहे हैं 10, उनकी भी फहरिस्त जारी हुई है। उनमें क्या है, दस्तावेज़ के मुताबिक OGDC जो है नंबर 1 पे है, 100 अरब रुपये से ज़्यादा का मुनाफा है इनका। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अच्छा है, इनका 49.4 तकरीबन अरब रुपये मुनाफा है। इसी तरह से नेशनल बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, 30 अरब रुपये। गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसका मुनाफा 29 अरब रुपये है। नेशनल पावर पार्क्स कंपनी है, इसका मुनाफा 28 अरब रुपये है। और पोर्ट कासिम अथॉरिटी का मुनाफा तकरीबन 15.4 अरब रुपये है।
इसी तरह से एक फ़हरिस्त है। अब जो नुकसान पे जा रहे हैं सारे, उनके बारे में सवाल उठता है कि जनाब इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, किसी तरह से खसारा कम किया जाए। अगर ये डिपार्टमेंट बंद हैं तो इनकी तनख्वाहें क्यों जा रही हैं, इनके अंदर क्यों रिफॉर्म नहीं लाए जाते, क्यों जो है वो बिड नहीं इनवाइट की जाती। जो लोग इसको उठा सकते हैं उनको देनी चाहिए। ये कि नेशनल इदारा है, नेशनल इदारा है, और भाई नेशनल इदारा आपके लिए हाथी का उस सफ़ेद हाथी बन गया जिसको पालना इतना मुश्किल है, तो आप क्यों गरीब अवाम के ऊपर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं इतने पैसे का। एक सोचने वाली बात है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिबेट करेंगे, नेक्स्ट वीलॉग करेंगे। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।